नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं आपके लिए जीव विज्ञान कक्षा 12 की जो अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं मैं, जिसमें सेट नंबर 4 तक पूरे मैंने क्वेश्चन फाइनल करा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जो सेट नंबर 5वां है। सेट नंबर 5 है 2024 348 जी के कोड नंबर, ठीक है। ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ये पूरा सेट जो है मैं एक बार में ही फाइनल करा दूंगा, ठीक है। तो बस चलते हैं बिना ही देरी किए हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ, ठीक है। देखिए प्रिय विद्यार्थी, एक का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसकी मौजूदगी के कारण परागकण जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह संरक्षित होते हैं, ठीक है। ये कह रहा नंबर 1 है पेक्टिन, नंबर 1 क्या है पेक्टिन, दूसरा स्पोरोपोलिन, तीसरा सेलुलोस और चौथा है लिग्निन, ठीक है। तो देखिए वो कहता है कि किसकी मौजूदगी के कारण जो परागकण होते हैं वो जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह क्या होते हैं, संरक्षित होते हैं। तो एक नंबर में हमारे पास पेक्टिन है, दूसरे नंबर में स्पोरोपोलिन है, तीसरे नंबर में सेलुलोस है और चौथे नंबर में है लिग्निन। तो मैं बता दूं इसमें जो राइट आंसर इसका वो है ऑप्शन नंबर दूसरा स्पोरोपोलिन, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, आप ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिएगा इसे। फिर खा नंबर में कह रहा है कि निम्न में किसने प्रतिपादित किया कि जीवन का विकास अंगों के उपयोग और अनुपयोग के कारण हुआ। नंबर 1 है लैमार्क, दूसरा डार्विन, तीसरा है टी माल्थस और चौथा ह्यूगो दे व्रीज। तो देखिए इसमें जो लैमार्क नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने ही कहा था कि कौन से वैज्ञानिक हैं, लैमार्क, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है ग नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है। ये पहला है मलेरिया, दूसरे नंबर में टाइफाइड, तीसरे नंबर में कैंसर, चौथे नंबर में निमोनिया। तो मैं बता दूं जो इसमें गैर संक्रामक रोग जो होता है उसे हम हमारे पास उदाहरण में एक दिया है यहाँ पर, क्या है, कैंसर गैर संक्रामक रोग। ये क्या है, गैर संक्रामक रोग है। ये सभी के सभी क्या है, हमारे संक्रामक रोग, ये ध्यान में रखिएगा। संक्रामक रोग कौन होते हैं, जो संपर्क से फैलते हैं, और ये क्या, ये संपर्क से नहीं फैलता है कैंसर। और इसके बाद कह रहा है एक का घ नंबर है परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। नंबर है सूक्ष्म अंताक्षेपण, दूसरा है बायोलिस्टिक्स, तीसरा अहानिकारक रोगजनक, चौथा इनमें से सभी। तो मैं बता दूं जो परपोषी कोशिकाएं जो होती हैं उनमें विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने में ये जो हमारे पास विधि है ये सभी का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 जो हमारे पास सूक्ष्म अंताक्षेपण था इसका भी प्रयोग किया जाता है, दूसरा है बायोलिस्टिक्स, इसका भी प्रयोग किया जाता है, और तीसरा अहानिकारक रोगजनक, इसका भी उपयोग किया जाता है। तो चौथा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। इतने आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दूसरे का क्वेश्चन कर कार्पस लूटियम से किस हार्मोन का स्राव होता है। तो ध्यान में रखिएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। कौन कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, यही 2 हार्मोन हैं। इसके बाद है खा नंबर कह रहा है स्टेम कोशिकाएं क्या हैं। देखिए स्टेम कोशिकाएं किन्हें कहते हैं, तो देखिए आंसर में लिखा है शरीर की अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं। ये कैसी कोशिकाएं होती है, स्टेम सेल अपरिपक्व परिपक्व नहीं होती हैं, इनमेच्योर कोशिकाएं ये बिल्कुल नहीं होती हैं, ठीक है। जो कई तरह की विशेष कोशिकाओं में क्या होती हैं, ये विकसित होते हैं। ये ऐसी कोशिकाएं जो होती हैं जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं में क्या होती हैं, ये विकसित हो जाती हैं, उन्हीं का रूप ले लेती हैं। कौन, स्टेम कोशिकाएं जो होती हैं। बस आपको इतना ही लिखना है, क्योंकि कह रहा क्या है, ये कोशिकाएं रिपेयरिंग करने का काम करती हैं। देखिए ग नंबर कह रहा है एक उदाहरण दीजिए जहां 2 से अधिक अलील एक ही गुण को क्या करते हैं, नियंत्रित यानी कंट्रोल करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, मानव रुधिर समूह। क्या हो जाएगा, मानव रुधिर समूह यानी ABO बहुयुग्म विकल्पी का एक उदाहरण है। क्योंकि अधिक एलील कह रहा है ना, तो एलील का मतलब होता है युग्म विकल्पी, ठीक है। तो अधिक कह रहा था यानी बहुयुग्म विकल्पी का एक क्या है, उदाहरण है। कौन है, ABO यानी मानव रुधिर समूह। ये आपको ध्यान में रखना है, यही पूछ रहा था, आपको इतना ही लिखना है। घ नंबर कह रहा दूसरे घ कि किसने वंशानुक्रम के गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो सटन एवं बोवेरी ने। ये आपको ध्यान में रखना, ये 2 वैज्ञानिक हैं, सटन एवं बोवेरी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए दूसरे का अंगा नंबर कह रहा है मृत एवं क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला का नाम बताइए, यही कह रहा है ना, नाम लिखना है हमें। तो आंसर में देखिए अपरद खाद्य श्रृंखला, ये क्या है, अपरद खाद्य श्रृंखला, यही आपको नाम लिखना था। तीसरे का क्वेश्चन कह रहा है मेंडलीय विकारों से आप क्या समझते हैं। फिर कह रहा अलिंग सूत्र संलग्न मेंडलीय विकार का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए लिखना इसमें मेंडेलियन विकार एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है, एक प्रकार क्या है, आनुवांशिक विकार है जो मनुष्यों को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, मनुष्यों को प्रभावित करता है काफ़ी, जो मुख्य रूप से एकल जीन में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का मतलब म्यूटेशन, या जीनोम में संरचनात्मक असामान्यताओं के परिणाम स्वरूप होता है। उदाहरण में हीमोफीलिया, आपको मैंने हीमोफीलिया पहले ही बताया, ठीक है, क्योंकि हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है, यदि आपको चोट लग जाए तो लगातार यदि रक्त बहता रहे एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि मृत्यु हो जाती है प्राणी की, वही रोग होता है हीमोफीलिया। बहुत खतरनाक होता है ये रोग हीमोफीलिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है देखिए खा नंबर कह रहा है अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली क्या है। तो देखिए अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली के बारे में हमें जानना है। देखना यह प्रणाली जो होती है लिंग निर्धारण का एक तरीका होता है। ये प्रणाली क्या होती है, लिंग निर्धारण का एक तरीका होता है जिसमें मादाएं द्विगुणित होती हैं। मादाएं क्या होती हैं, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड, ये ध्यान में रखना है, द्विगुणित यानी 2n, डिप्लॉयड बोल सकते हैं। और नर अगुणित हैं, हैप्लॉयड होती हैं, ठीक है। नर कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, n होते हैं। इस प्रणाली में मादाएं जो होती हैं वो निषेचित अंडों से विकसित होती हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रणाली में जो मादाएं होती हैं ना, फीमेल, वो निषेचित अंडे से विकसित होती हैं, जबकि नर जो होते हैं वो बिना निषेचन के अंडों से विकसित हो जाते हैं। बस आपको इतना लिखना है, इतना ही ध्यान में रखना है कि जो मादाएं होती हैं वो निषेचित अंडों से विकसित होती हैं, जबकि नर जो होते हैं वो निषेचित अंडों से विकसित नहीं होते, यानी नर जो होते हैं बिना निषेचन के अंडों से विकसित होते हैं। इसके बाद कह रहा है तीसरे ग नंबर जैव सूचना विज्ञान पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर कह रहा है तीसरे का घ नंबर है कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण लिखिए। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास जो कृत्रिम पारितंत्र होता है इसके दो उदाहरण जानना है हमें। तो नंबर एक है बांध, नंबर एक क्या है, बांध। दूसरा है उद्यान, क्योंकि बांध किसके द्वारा बनाया गया है, मानवों के द्वारा तो ही बनाया गया है, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं जैसे चिड़ियाघर होते हैं, ये भी आपको पता भी होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कृत्रिम पारितंत्र, लेकिन आपको दो ही लिखना, क्योंकि दो कह रहा तो एक पहला है बांध, दूसरा उद्यान, और चिड़ियाघर ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तीसरे का अंगा नंबर कह रहा प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता को परिभाषित कीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थी चौथे का कह रहा अपरा क्या है, अपरा के विभिन्न कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यही कह रहा ना। तो देखिए यहाँ पर लिखना क्या, अपरा को हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा बोलते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा, अपरा या प्लेसेंटा, ठीक है। तो देखिए अपरा के बारे में हमें क्या जानना है, देखिए लिखा है यहाँ पर अपरा एक अंग होता है। अपरा क्या होता है, एक ऑर्गन होता है जो गर्भाशय में मौजूद भ्रूण को माँ के शरीर से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जोड़ता है। कार्य क्या है इसका, अपरा का यानी प्लेसेंटा का पहला काम है अपरा भ्रूण को, यानी भ्रूण जो होता है एम्ब्रॉय, भ्रूण को माँ के खून से, ब्लड से पोषण पहुंचाता है। क्या पहुंचाने का काम करता है अपरा, पोषण पहुंचाने का काम करता है, किसको, भ्रूण को। दूसरा है अपरा भ्रूण के श्वसन और उत्सर्जन में क्या करता है, मदद करता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है किसका, अपरा का, ठीक है। इसके बाद कह रहा है एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए ख नंबर कह रहा है कि उपर्युक्त चित्र की सहायता से जीवन की उत्पत्ति के संबंध में S.L. मिलर के पारस्परिक प्रयोग को समझाइए। देखिए मिलर का प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है ये जीवन के संबंध में। देखिए इसमें सबसे पहले पहला पॉइंट लिखना है, इसके बाद हम चित्र देखेंगे, पहले समझते हैं। देखिए इस प्रयोग का मकसद जो था वो जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का पता लगाना था। इसका मकसद क्या था, जीवन की उत्पत्ति का पता लगाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इस प्रयोग में मीथेन, क्या लिया गया था, मीथेन CH4, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी के रासायनिक घोल में विद्युत आवेश भेजा गया था। ये आपको ध्यान में रखना। इस प्रयोग में क्या किया था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और पानी के रासायनिक घोल में विद्युत आवेश भेजा गया, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट लिखा इस प्रयोग से
इस प्रयोग से अमीनो एसिड रहित, एसिड सहित, रहित नहीं है सॉरी, ये सहित लिखा है, एसिड सहित कई कार्बनिक यौगिक बने, कई कार्बनिक यौगिक बने। ये भी ध्यान में रखना है कि इस प्रयोग से क्या हुआ था, अमीनो एसिड सहित कई कार्बनिक यौगिक बने थे। चौथा है, इस प्रयोग से पता चला कि कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक पदार्थ से बन सकते हैं। क्या पता चला था कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ से बन सकते हैं, यानी कि मतलब जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं ना वो अकार्बनिक पदार्थ से बन सकते हैं। फिर इसके बाद 5वें नंबर में बताया गया था कि इस प्रयोग ने अलेक्जेंडर ओपेरिन और जेबीएस हॉल्डेन की परिकल्पना को सही साबित किया। ये ध्यान में रखना, ये इस प्रयोग ने ये जो वैज्ञानिकों की जो परिकल्पना थी ना उनको साबित कर दिया था। अब देखते हैं हम चित्र इसे किताब में, ठीक है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको चित्र बिल्कुल की तरह से बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक ये जो फ्लास्क है, एक ये फ्लास्क है, ये छोटा ये बड़ा है। यहाँ पर उबलता जल है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर गैसें भरी हैं, देखिए बहुत गैसें, CH4 है, अमोनिया है, पानी है, हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर भरा हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये हमारे पास संघनित्र वगैरह लगे हैं, तो ये सब आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी के सभी आप बना ली, इलेक्ट्रोड ये सभी लगा देंगे, इलेक्ट्रोड, ठीक है। धारा वगैरह हमें पहुंचाना है, तो आपको ये चित्र स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए, आप ले सकते हैं। ये बनाना पड़ेगा क्योंकि सचित्र वर्णन करने के लिए कह रहा है, चित्र की सहायता से बताना समझाना है, तो ये चित्र जरूरी आपको बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ग नंबर कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 था संक्रामक रोग, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। दूसरा अमीबता यानी अमीबियसिस, तो ये भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। फिर कह रहा है चौथे का घ नंबर जेल वैद्युत संचलन तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखना आंसर में, जेल वैद्युत कण संचलन एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका प्रयोग जो है DNA, RNA या प्रोटीन अणुओं को क्या करने, अलग करने के लिए किया जाता है, पृथक करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार की विधि होती है, ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या किया जाता है, इसका प्रयोग जो किया जाता है, जो DNA होते हैं, जो RNA होते हैं, जो प्रोटीन के अणुओं होते हैं, इनको अलग करने के लिए किया जाता है। फिर लिखना है इसमें पॉइंट 2, देखिए इसमें पॉइंट आपको जो ज़्यादा जरूरी है क्या लिखना है, इस तकनीक में अणुओं को विद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है, धकेला जाता है। क्या किया जाता है, जो ये अणु होते हैं, इन अणुओं को जो होते हैं, इन अणुओं को विद्युत क्षेत्र में क्या किया जाता है, धकेला जाता है, जिससे वे जेल के माध्यम से अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट है इस तकनीक में DNA को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज से काटकर उसके खंड बनाए जाते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है, जो DNA होते हैं ना, DNA को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज की सहायता से पहले काट दिया जाता है, और फिर काट करके उसके खंड भी क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, इसी तकनीक के द्वारा। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कह रहा है उपयुक्त चित्र की सहायता से परिपक्व पराग कणों की कायिक एवं जनन कोशिकाओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए मैं चित्र अभी आपको दिखाई दे रहा हूं, लेकिन इससे पहले जो है हम क्या जान लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कायिक कोशिका जनन कोशिका के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। चित्र तो मैं आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। तो देखिए कायिक कोशिका के बारे में हमारे पास क्या लिखना है, यह पराग कण का सबसे बड़ा भाग होता है। ये कायिक कोशिका जो होती है, ये पराग कण का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, और ये पोषण प्रदान करना है, और ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ये भी ध्यान में रखना है सभी, ठीक है। ये जो कोशिका होती है पराग यानी पराग कण के विकास और परिपक्वता में सहायता करती है। जो कोशिका होती है क्या करती है, काम क्या होता है, पराग कण के विकास और परिपक्वता में क्या करती है, ये सहायता करती है। कौन, कायिक कोशिका। अब इसके बाद जनन कोशिका के बारे में देख लेते हैं। जनन कोशिका में क्या लिखना है, यह कोशिका जो होती है पराग कण के अंदर स्थित होती है। ये कहाँ पर होती है जनन कोशिका, पराग कण जो होते हैं उनके अंदर स्थित होती है जनन कोशिका, और यह 2 भागों में क्या होती है, बटी होती है, विभाजित होती है। एक नर जनन कोशिका और दूसरी जो होती है एक नर जनन
कोशिका और दूसरी नर जनन कोशिका। पहली होती एक होती है नर जनन कोशिका और दूसरी नर जनन कोशिका। ये कोशिकाएं निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। ये कोशिकाएं कैसे होती हैं? ये कोशिकाएं जो होती हैं निषेचन की प्रक्रिया में क्या होती हैं? ये भाग लेती हैं। निषेचन की प्रक्रिया में क्या करती है? भाग लेती हैं और अंडाणु के साथ मिलकर के भ्रूण का क्या करती है? निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं? भ्रूण का निर्माण कर देती हैं, एम्ब्रॉय का। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका चित्र। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये रहा आपका चित्र। ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि ये चित्र पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास कायिक जनन कोशिका है, ये नर जनन कोशिका है, ठीक है। तो ये चित्र आपको बना लेना है ताकि अच्छी तरह से, ज़्यादा कठिन चित्र ये नहीं है, ठीक है, सरल चित्र है। आप जरूर बना दीजिए क्योंकि चित्र की सहायता से कह रहा है, चित्र बनाना पड़ेगा आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5वें ख कह रहा है अनुकूली विकिरण क्या है? अनुकूली विकिरण क्या है? उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर ग नंबर कह रहा है लसीकाणु क्या है? हमारे रक्त में मौजूद 2 विशेष प्रकार के लसीकाणुओं के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले जानते हैं लसीकाणु होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर लसीकाणुओं के बारे में जान लेते हैं। तो लिखना लसीकाणु में कि लसीकाणु श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। लसीकाणु क्या होती हैं? जो हमारी पास WBC होती है ना बॉडी में, WBC जो होती है उनका एक प्रकार होता है। क्या? लसीकाणु एक प्रकार है। यह शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है? लसीकाणु जो होता है ये शरीर को प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी प्रदान करता है और विभिन्न रोगाणुओं से क्या करता है? ये सुरक्षा भी करने का काम करता है। कौन? लसीकाणु रोगाणुओं से क्या करता है? सुरक्षा करता है। यह 2 प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। बी लसीकाणु और टी लसीकाणु, ये 2 प्रकार की होती है, बी और टी लसीकाणु। देखिए बी लसीकाणुओं का काम क्या होता है? बी लसीकाणु को जो कार्य होता है, शरीर में प्रवेश करने वाले विषाणु और जीवाणु जैसे बाहरी रोगजनकों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी बनाना। इनका काम क्या होता है? जो बैक्टीरिया जाते हैं अंदर, जो वायरस जाते हैं, उनको मारने वाले प्रतिरक्षी बनाते हैं। यानी कि मतलब उनको मारने के लिए क्या करते हैं? ये प्रतिरक्षी बनाने का काम करती हैं। अगर कोई बैक्टीरिया जा रहा है अंदर, कोई वायरस जा रहा है, अब उनको मारना है तो क्या होगा? उन्हें प्रतिरक्षी बनाना पड़ेगा। उनके लिए क्या बनाना पड़ेगा? प्रतिरक्षी। तो ये बनाने का काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद है टी लसीकाणु। टी लसीकाणुओं का काम क्या है? ये संक्रमित करने वाले रोगाणुओं या असामान्य मेजबान कोशिकाओं का पता लगाते हैं। मेजबान कोशिकाओं क्या करते हैं? ये पता लगाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 का घ कह रहा है पुनर्योगज DNA निर्माण के विभिन्न चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें पहला लिखना है, इसमें पहला चरण, किसी जीव के वांछित DNA खंड को क्या किया जाता है? सबसे पहले चुनना, यानी चुना जाता है। तो ये सबसे पहला चरण होता है कि DNA खंड को चुनना, जो वांछित DNA होता है मन का, ठीक है। दूसरा प्लाज्मिड या कास्मिड में से किसी एक को वेक्टर के रूप में चुनना। अब यदि आपने सबसे पहले DNA को चुन लिया है, फिर उसके बाद आपको वेक्टर को चुनना पड़ेगा जो वाहक होता है, ठीक है। ये पर दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट क्या? फॉरेन DNA को वेक्टर DNA के साथ जोड़ दिया जाता है। दोनों को आपने चुना, फिर DNA को जो वांछित DNA है उसको इनके साथ जोड़ दिया, या तो इसमें या तो आप इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट क्या? पुनर्योगज DNA को पोषक कोशिका में क्या किया जाता है? फिर स्थानांतरित किया जाता है, वहाँ पर भेज दिया जाता है। जो पुनर्योगज DNA जो होता है, दोबारा बनाया हुआ रिकॉम्बिनेंट DNA जो होता है, उसको पोषक कोशिका में क्या किया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है। 5वां पॉइंट रूपांतरित कोशिकाओं का चयन करना है। 5वां पॉइंट क्या होता है? जो रूपांतरित कोशिकाएं होती हैं उनका क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। बस आपको इसमें इतना लिखना है। इसके बाद है 6वें का क्वेश्चन। 6वें का क्वेश्चन का निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है स्वप्रतिरक्षा रोग। स्वप्रतिरक्षा रोग तो इसमें लिखना है जब शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही स्वस्थ ऊतकों पर हमला कर देती हैं। क्या कर देती हैं? हमला कर देती हैं, तो इसे स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्वप्रतिरक्षा रोग। जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है ना, अपने ही स्वस्थ ऊतकों पर, सही जो ऊतक होते हैं उसी पर हमला करने लगे प्रतिरक्षा प्रणाली, तो इसे ही स्वप्रतिरक्षा रोग कहते हैं खुद, ठीक है। जैसे हमारे पास है हाशीमोटो थायराइडिटिस, ठीक है, हाशीमोटो थायराइडिटिस। दूसरा क्या है? सूजन आंत्र रोग, ये आदि और भी रोग होते हैं, ठीक है। सूजन आंत्र रोग। इसके बाद है ओपियाइड आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है,
देखिए खा नंबर कह रहा प्रतिरक्षी अणु की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मैं संरचना आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कार्य, ठीक है, क्योंकि मैं किताब में आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कार्य। कार्य में लिखना है प्रतिरक्षी जो होती हैं ये अणुओं का, प्रतिरक्षी अणुओं का काम शरीर को बाहरी पदार्थों से बचाना होता है। इनका काम क्या होता है? प्रतिरक्षी अणुओं का इनका काम जो होता है प्रतिरक्षी अणुओं का, ये शरीर को बाहरी पदार्थों से बचाना, शरीर को बाहरी पदार्थों से बचाने का काम किनका होता है? इन्हीं का होता है। ये जो होते हैं ये प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बनाए जाते हैं। ये प्रोटीन प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो शरीर को संभावित रूप से हानिकारक कोशिकाओं और अणुओं से बचाती हैं। और क्या करती हैं? अणुओं से बचाती हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली में किसी भी ऐसे अणु को एंटीजन माना जाता है जिसे यह पहचान पाती हैं। एंटीजन किसे माना जाता है? जिसे यह पहचान पाती हैं। इसमें आपको इतना लिखना है। मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ चित्र। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे पास है प्रतिरक्षी अणु का चित्र, ठीक है, इसी की संरचना है। तो देख सकते हैं ये लघु श्रृंखला है हमारे पास। ये क्या है? लघु श्रृंखला है। जबकि ये क्या दिखाई दे रही है आपको? दीर्घ श्रृंखला। ये क्या है आपके पास? दीर्घ श्रृंखला। ये परिवर्तनीय क्षेत्र होता है, ये परिवर्तनीय नहीं होता है। यहीं पर आकर फंसते हैं कौन? जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान में रखिएगा, यहीं से आकर फंसते हैं। ये बढ़िया आराम से यहाँ पर फिट हो जाते हैं और ये दबा देते हैं, उनका काम हो जाता है। ये चित्र आप जरूर बना लीजिएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रिय विद्यार्थी, छठवें का हमारे पास ग कह रहा पोषी स्तर क्या है? पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए इसमें पोषी स्तर के बारे में जानना हमें। यहाँ पर लिखा है पोषी स्तर किसी जीव का खाद्य श्रृंखला में वह स्थान होता है जो वह अपने भोजन या पोषण के स्रोत के आधार पर क्या करता है? वो ग्रहण करने काम करता है, ठीक है, वो क्या करता है? ग्रहण करता है। आहार श्रृंखला के अलग अलग चरणों, जो आहार श्रृंखला होती है ना, वो आहार श्रृंखला के अलग अलग चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आहार श्रृंखला होती है, इसी आहार श्रृंखला के अलग अलग जो चरण होते हैं, जो स्तर होते हैं, उन्हीं अलग अलग चरणों या स्तरों को क्या कहते हैं? पोषी स्तर कहते हैं। बाकी आपको कहाँ पर मिलेगा? बाकी जो हमारे पास ये कह रहा है पारितंत्र में विभिन्न प्रकार के पोषी स्तरों पर टिप्पणी, तो आपको मिल जाएगा मॉडल पेपर का जो प्रश्न नंबर 7वें का अथवा है, वो देखिए आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और उत्पादक, इनमें सभी प्रकार की जो हेडिंग आपको लिखना अच्छी तरीके से, वहीं आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए छठवें का घ कह रहा है, छठवें घ कि अपघटन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर कह रहा 7वां नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, 7वां, परागण के अजीवीय एवं जीवीय अभिकर्मकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग पड़ जाएगी परागण के अजीवीय अभिकर्मक। तो लिखना है जब परागण अजीवी कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे वायु जल के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? अजीवी परागण कहते हैं। ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अजीवीय कारकों में वायु द्वारा सर्वाधिक परागण होता है। अजीवी जो कारक होते हैं हमारे वायु जल जो होते हैं, इनमें सबसे ज्यादा परागण किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। हवा चलती ही बढ़िया है, ठीक है। फिर दूसरा है वायु परागण हेतु पराग कण हल्के तथा चिपचिपा रहित होते हैं। अगर वायु परागण होता है तो वो परागण कैसे होंगे? परागण हल्के होंगे और चिपचिपे नहीं होंगे, ठीक है, ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचरित हो सके, ठीक है। तो वायु परागण हेतु पराग कण हल्के तथा चिपचिपा रहित होते हैं ताकि वे हवा के झोंकों के साथ संचरित हो सके। इसके बाद लिखना है वायु परागण में वर्तिकाग्र वृहद व खुली होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वृहद एवं खुली होनी चाहिए, पूरी की पूरी, ठीक है, जिससे पराग कण फंस जाए, जिससे परागण क्या हो जाए? बिल्कुल की तरह से फंस जाए, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना है वायु परागित
पुष्पों में प्रायः प्रत्येक अंडाशय में एक ही बीजांड पाया जाता है। प्रत्येक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? एक ही बीजांड पाया जाता है। तथा एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प होते हैं। एक पुष्प क्रम में असंख्य पुष्प होते हैं। जैसे भुट्टा आपने देखा होगा, ठीक है, गांव देहात में तो भुट्टा होता ही होता है, आपने भी चबाया होगा बढ़िया भूंज के। इसके बाद है परागण के जीवी अभिकर्मक। परागण के जीवी अभिकर्मक, इसमें लिखना है जब परागकण सजीवों के द्वारा होता है, जब परागकण सजीवों के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? जीवी परागण कहते हैं। अधिकतर पुष्पीय पादप जो होते हैं ना, अधिकतर ज्यादातर जो पुष्पीय पादप होते हैं वो परागण के लिए प्राणियों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? प्राणी जो होते हैं इनका उपयोग करते हैं। फिर लिखा मधुमक्खियों, भंवरों, जो भंवरे होते हैं, तितलियां, बर्रा जो होते हैं, कीट, पक्षी आदि सामान्य परागणीय अभिकर्मक हैं। प्राणियों में कीट पतंग, जो कीट पतंग विशेष रूप से मधुमक्खी परागण अभिकर्मक है। विशेष रूप से क्या है? मधुमक्खी क्या है? परागण अभिकर्मक है। इसमें इतना आपको लिख देना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 7वें का अथवा कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 कृत्रिम संकरीकरण। कृत्रिम संकरीकरण, तो देखिए ये होती क्या है कृत्रिम संकरीकरण? लिखना है दो भिन्न प्रजातियों के मध्य, दो अलग अलग प्रजातियों के मध्य संकरण करवाकर नई पादप जातियों के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। कृत्रिम का मतलब ही होता है आर्टिफिशियली, मानवों के द्वारा, ठीक है। तो क्या किया था इसमें कि दो अलग अलग हमें प्रजाति लेना है, उन प्रजातियों के मध्य में हम क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे, संकरण करवाएंगे। जब हम संकरण करवा देंगे तो नई जाति का विकास हो जाएगा, ठीक है। जब नई जाति का निर्माण हो जाएगा तो उसी क्रिया को हम कहते हैं कृत्रिम संकरीकरण। फिर लिखना है कृत्रिम संकरण में क्या होता है? वांछित लक्षणों, यानी वांछित यानी मन का जो लक्षण होता है, वांछित लक्षणों वाली पादप प्रजातियों क्या किया था? चयन किया जाता है। हमें जौन सी जाति पादप जाति चाहना है उसी का हम चयन करेंगे। फिर इसके बाद है अवांछित पर परागण। अवांछित पर परागण यानी मन का नहीं, ठीक है। अवांछित पर परागण से इसे सुरक्षित बचा कर रखना चाहिए, ठीक है। हमें जौन सी प्रजाति चाहना उसी का हम चयन करेंगे, दूसरी नहीं करना है। वही लिखा है अवांछित पर परागण से, यानी जिसे हमें नहीं चाहना, अवांछित पर परागण से इसे सुरक्षित बचाकर रखना चाहिए। कृत्रिम संकरण में निम्न दो तकनीक उपयोग में ली जाती हैं। कौन सी तकनीक है? दो तकनीक हैं। इसमें पहली तकनीक है विपुंसन, दूसरी है थैलीकरण या बैगिंग भी से कहते हैं। देखिए नंबर 1 है हमारे पास विपुंसन। विपुंसन होती क्या है कि द्विलिंगी पौधों में, जो द्विलिंगी पौधे होते हैं, द्विलिंगी पौधों में से पुमंगों को हटाने की प्रक्रिया, पुमंग उसे हटा देते हैं, नर भाग जो होता है, पुष्प का नर जो जनंग होता है उसे हटा देते हैं। पुमंगों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। जबकि थैलीकरण में क्या होता है? थैलीकरण में जो होता है वो मादा जनक के रूप में, मादा जनक के रूप में लिए गए पुष्प को क्या कहते हैं? क्या होता है? जो मादा जनक के रूप में जो लिए गए पुष्प होते हैं ना, उन पुष्प को बटर पेपर से, कहाँ किससे? जो बटर पेपर होता है, बटर पेपर से बनी थैली से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? थैली लगाना या बैगिंग या थैलीकरण कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल है। इसके बाद देखिए दूसरा कह रहा था इसी 7वें का अथवा को, पहला तो कृत्रिम संकरीकरण है, दूसरा है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद है देखिए प्रिय विद्यार्थी 8वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जीनोम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखना है पहला पॉइंट, मानव जीनोम में करीब 30,000 जीन होते हैं। कितने हजार जीन होते हैं? करीब 30,000 जीन होते हैं। ये जीन शरीर के अलग अलग कामों क्या करते हैं? ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे कि प्रोटीन बनाना और दूसरी जैविक क्रियाओं, जो जैविक प्रक्रियाएं होती है उनमें भी काम। दूसरा पॉइंट है मानव जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? इतने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट है मानव जीनोम का ज्यादातर हिस्सा गुणसूत्री चरण होता है। क्या होता है? हिस्सा गुणसूत्री चरण होता है। फिर इसके बाद है चौथा, मानव जीनोम में दोहरावदार अनुक्रम भी होते हैं। क्या होते हैं? अनुक्रम भी होते हैं। ये सीधे कोड नहीं करते हैं, लेकिन गुणसूत्र संरचना, गतिशीलता और विकास के बारे में जानकारी देते हैं। 5वां पॉइंट है
मानव जीनोम में एकल आधार डीएनए अंतर के करीब 1.4 मिलियन स्थान होते हैं। कितने होते हैं? करीब जो होते हैं ना, करीब 1.4 मिलियन स्थान होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। छठवां पॉइंट है मानव जीनोम में जीनोम के केवल 30% भाग में जीन या जीन संबंधित अनुक्रम होते हैं। कितने भाग में? 30% भाग में। सातवां, मानव जीनोम में कई अलग अलग प्रकार के अनुक्रम होते हैं। मानव जीनोम में क्या होते हैं? बहुत अनेक प्रकार के, कई प्रकार के अलग अलग अनुक्रम होते हैं। आठवां, मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत जो हुई थी ना, अक्टूबर 1990 में हुई थी और यह अप्रैल 2003 में पूरी हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, मानव जीनोम परियोजना। आठवां जो अथवा है, मानव विकास पर एक व्याख्यात्मक टिप्पणी, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद है 9वां नंबर कह रहा है पारितंत्र के बारे में। देखिए पारितंत्र पिरामिड क्या है? पारितंत्र पिरामिड क्या है? विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पिरामिडों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अलग अलग प्रकार के जो पिरामिड होते हैं उनका वर्णन करना। देखिए पारितंत्र पिरामिड होता क्या, सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो देखिए लिखा यहाँ पर, खाद्य श्रृंखला में जीवों के बीच संबंधों को दर्शाने वाला एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। क्या? एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। यह पिरामिड के आकार का होता है। यह कैसा होता है? यह पिरामिड के आकार का होता है। कैसा होता है? पिरामिड का जो आकार होता है उसी प्रकार का होता है पारितंत्र पिरामिड। और इसमें जीवों की संख्या, ऊर्जा और बायोमास के आधार पर जानकारी दी जाती है। पारितंत्र पिरामिड कहते हैं। यानी कि मतलब इसमें क्या होता है? जीवों की जो संख्या होती है, ऊर्जा होती है और बायोमास, ठीक है, जैवभार, बायोमास के आधार पर क्या की जाती है? यहाँ पर जानकारी दी जाती है। पारितंत्र उसी को कहते हैं। यहाँ पर लिखना है अलग अलग प्रकार के पारितंत्र के बारे में, जो अलग अलग प्रकार के जो पारितंत्र नहीं है, अलग अलग प्रकार के जो पारितंत्र पिरामिड है उनके बारे में। तो पहला जीव संख्या का पिरामिड। पहला क्या? जीव संख्या का पिरामिड। इसमें लिखना जीव संख्या के पिरामिड में लिखना है कि जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की, क्योंकि उपभोक्ता बहुत प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक है, के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है। विभिन्न श्रेणी के जो उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में के बारे में क्या होता है? बोध होता है। उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। ये पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सीधा कहाँ पर बनेगा? घास स्थली तालाब में। उल्टा एक पेड़ का पिरामिड। तो उल्टा कहाँ पर कब बनेगा? जब एक पेड़ का पिरामिड हो, ठीक है। इसके बाद है दूसरा जीव भार का पिरामिड। दूसरा क्या? जीव भार का पिरामिड। इसमें उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं के भार के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। इसमें आधार से शीर्ष की ओर प्रत्येक पोषण स्तर पर जैव भार में ह्रास देखने को मिलता है। क्या मिलता है? प्रत्येक पोषण स्तर पर जैव भार में ह्रास देखने को मिलता है। ये पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। सीधा कहाँ पर बनेगा? घास स्थलीय वन। उल्टा कब बनेगा? समुद्र तालाब में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और आगे। तीसरा नंबर है ऊर्जा का पिरामिड। इसमें लिखना ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, एक दिशीय होता है और हर पोषी स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधे बनाते हैं भोजन, 100% उनके पास ऊर्जा होती है, फिर उनको जो खाते हैं उनके पास ऊर्जा जाती है, फिर उनकी ऊर्जा दूसरे के पास जाती है। इसी प्रकार ऊर्जा घटती जाती है, ठीक है ना। ऊर्जा कम होती जाती है, तो ऊर्जा अगर कम होती जाती है तो पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है। इसके बाद है 9वें का अथवा का निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 1 है आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रभाव। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत। तो इसमें लिखना है आंसर में, आक्रामक विदेशी प्रजातियां जो होती हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियां पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य पर कई तरह से नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। कौन? आक्रामक विदेशी प्रजातियां। तो देखिए पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालेंगी। देखिए इसमें लिखना है, ये प्रजातियां देसी प्रजातियों के साथ भोजन, पानी, आवास के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं, कंपटीशन करती हैं। इससे देसी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। इनसे क्या होती हैं? देसी प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, क्योंकि कंपटीशन चालू, भैया लड़ाई चालू है, ठीक है।
या उनकी आबादी कम हो सकती है। जो देसी जाति है ना, उनकी आबादी कम हो सकती है। ये प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता और लचीलेपन को भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। इतनी आपको ध्यान में रखना है बात को, ठीक है। फिर दूसरा है अर्थव्यवस्था। इन प्रजातियों से जुड़ी आर्थिक लागतें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए जेब्रा मसल्स जल के पाइप और बुनियादी ढांचे को अवरुद्ध कर देती हैं, जिससे मरम्मत और रख रखाव का खर्च भी क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है बिल्कुल तरह से। तो अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है, देखिए हमारे पास दूसरा नंबर कह रहा था संकटापन्न प्रजातियां और उनका संरक्षण। इसमें लिखना है संकटापन्न प्रजातियां होती क्या, लिखना है वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही हैं। एक निर्धारित स्तर से क्या होती जा रही है, धीरे 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 कम होती जा रही हैं और वे विलुप्त हो सकते हैं, संकटापन्न प्रजातियां कहलाती हैं। उदाहरण है काला हिरन, ये भी विलुप्त होने का कगार में। गैंडा है एक सींग वाला, और जंगली गधा होता है आदि, और भी तमाम सारे हमारे जानवर है, प्रजातियां हैं। संरक्षण में लिखना है आपको, देखिए यहाँ पर संरक्षण में लिखना है कि इन प्रजातियों की स्थिति पर क्या की जाए, निगरानी रखी जाती है। क्या की जाती है, निगरानी रखी जाती है और उनका मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए राज्यों और जनजातियों को अनुदान दिए जाते हैं। राज्यों को और जनजातियों को क्या किया जाता है, अनुदान दिया जाता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए अन्य देशों के साथ समझौते भी किए जाते हैं। यह भी ध्यान में रखना है। अगर इन प्रजातियों का संरक्षण करना है तो अन्य जो देश हैं उनके साथ समझौता भी करना चाहिए, ठीक है, तभी ये बच सकते हैं प्रजातियां, अन्यथा धीरे धीरे करके ये समाप्त हो जाएंगी। बस ये हमारा पूरा का पूरा सेट प्रिय विद्यार्थियों समाप्त हो चुका है। तो आई होप यदि ये हमारा पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, इस वीडियो को फैलाइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जरूर चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।